हेलो। गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे लग रहा है एआईबी की तैयारी तो आप सबकी हो ही जानी चाहिए। और अब क्योंकि नियरेस्ट डेट तो ऑलरेडी आपके सामने है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं 100% कहती हूँ आप लोगों को, यही क्वेश्चन पेपर जो मैं आप लोगों को यहाँ पर दे रही हूँ, यही क्वेश्चंस आप लोगों के सामने होंगे। और दैट टाइम यू विल अंडरस्टैंड कि मैं जो कह रही थी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रही थी। तो इट इज बेटर। आई हैव गॉट मेनी कॉल्स फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। यस, मैं आप लोगों के साथ में जो मेरी पीपीटी बनी हुई है उसको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एंड इंटेंशन ए इंटेंशनली एंड falsely leads to B to believe that in certain land belongs to A and thereby induces B to buy and pay for it. The land afterwards becomes the property of A, and A seeks to satisfy on the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He will not be allowed to prove his want of title. Which section of the Evidence Act is applicable? यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है, अगर आपने इस एविडेंस एक्ट को तन मन धन से पढ़ा हुआ है ना, मतलब इफ यू हैव स्टडीड दिस एविडेंस एक्ट रियली, द आंसर इज सेक्शन नंबर 115, जो कि हमें बताता है कि विच डील्स विद द लॉ ऑफ इस्टोपिल। जो बात मैंने एक बात बोल दी, मैं किसी के बाप की भी नहीं सुनती। तो यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन ले लेती हूँ, 2 मिनट का काम है। यही इलस्ट्रेशन जो दिया हुआ है वही इलस्ट्रेशन यहाँ पे दिया गया है। तो वही मेरे को 2 मिनट में बताना है। ए इंटेंशनली फॉल्सली लीड्स टू बिलीव दैट सर्टेन लैंड बिलोंग्स टू ए एंड thereby induces बी टू बाय पे फॉर इट. The land afterwards becomes a property of A, and A seeks to satisfy on the sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He must not be allowed to prove his want of title. This is what it is given. यही इलस्ट्रेशन दिया गया है, यही इलस्ट्रेशन आपको 115 में मिल जाएगा जो इस्टोबेल की बात करता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्बिट्रेशन एक्ट को लेकर 1996 रिपील हो गया था, 1940 में प्रोटोकॉल लिया गया था। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउ। ठीक है, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबाउ। और यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल एक्सप्लेनेशन के तौर पे बताती हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल कन्विक्शन इंडिया हैज गिवन एन एसेंट टू द Geneva Protocol on the Arbitration Clause in 1923. The Geneva Convention of the Execution of Foreign Arbitral Award था 1927 का, न्यूयॉर्क कन्विक्शन एक्ट 1958 एंड रिकॉग्नाइजेशन फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। वॉलंटरी थ्रोइंग ऑफ अटेम्प्टिंग थ्रो एसिड। अब एसिड की बात अगर आती है तो आप जो अगर लेडी हो तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही अटेम्प्ट कर दोगी। 326B, अगर आपने आईपीसी पढ़ा है, वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड, ये प्रोवाइड करता है इंटेंशनली हर्ट। इस सेक्शन में हम लोगों को एसिड इंक्लूड्स 326A ऑल्सो। हाँ, कितना 326A और बी में दोनों पढ़ के जाना क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे आप। 4, क्वेश्चन नंबर 4, A is at the work with an hatchet. The head files off and kills a man with standing by. Here, if there was no want of a proper caution on the part of A, his act is. अब इसकी एक्ट देखो, ये तो कोई ऑफेंस नहीं हुआ जो ये बोल रहा है ना, ये तो कोई भी ऑफेंस नहीं हुआ क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्यूजेबल, इट इज एक्सक्यूज्ड, है ना, बाय सेक्शन 80। यस, 80 ऑफ आईपीसी के अंडर दिस इज एक्सक्यूजेबल। अगर आपने 80 एक्सीडेंट को लेकर, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, इसका ये इलस्ट्रेशन पड़ा हुआ है, तो 100% ये क्वेश्चन को आप खुद ही अटेम्प्ट कर पाएंगे विदाउट copying from the book also. A, with an intention of causing Z to be convicted of a criminal conspiracy, writes a letter in an imitation of Z's handwriting purported to be addressed to accomplices in such criminal conspiracy and puts the letter in a place which he knows that the officer of the police are likely to search. A has committed an offense under section, कौन से सेक्शन में ऑफेंस किया है भैया? सेक्शन नंबर 192 आईपीसी में फैब्रिकेटेड और फॉल्स एविडेंस को लेकर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये आंसर आप लोगों के लिए फैब्रिकेटेड एंड फॉल्स एविडेंस, दिस आंसर वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू विच स्पीक्स अबाउट सेक्शन 192। चलिए सेक्शन नंबर 66A आईटी एक्ट को लेकर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन से केस में बताया गया था? ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, श्रेया सिंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ये जो केस है इसको डिस्कस किया गया है AIR 2015
सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1523। अगर इसको आपने देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा मैं जो कह रही हूँ, क्योंकि 66A जो अमेंडमेंट आई थी 2009 में आई थी। द अमेंडमेंट वाज इन द ईयर 2009। आई एम टॉकिंग अबाउट द अमेंडमेंट। मेरी आवाज भी सुनिएगा, सिर्फ देखना मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद इन द पर्व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हेड इन द केस ऑफ। टीचर को लेकर देखिए ये केस जो आया है, इसमें मिस ए सबरवाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा का ये केस है। गोवा का दमन का केस है ये। और इस केस में जो ये मिस सबरवाल जी है ना, ये जो मिस सबरवाल जी है ये एक टीचर है, और इसने ये क्वेश्चन ऑफ कंसिडरेशन वेदर अ स्कूल इन विच द एप्लेंट वाज वर्किंग वाज एन इंडस्ट्री, वेदर द टीचर स्कूल फॉल्स विद इन द डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ द वर्कमैन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो आपने पढ़ी होगी, तो 100% आपको पता होगा कि मैं जो कह रही हूँ 1947, इसको पढ़ के पक्का जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट, लास्ट सेशन में भी मैंने फैक्ट्रीज एक्ट को लेकर आपको काफी कुछ बताया था। तो चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 15 इयर्स ऑफ एज, है ना। इसमें आप सब के सब पढ़ेंगे और उसके बाद में यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस आंसर। मैंने डायरेक्टली आपको आंसर बता दिया। इसको पढ़ा जाएगा सेक्शन नंबर 2K C में ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, चलिए 9th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिक्विजिशन ऑफ वैलिड अडॉप्शन। नो अडॉप्शन शैल बी वैलिड अनलेस द पर्सन अडॉप्टिंग हैज अ कैपेसिटी एंड आल्सो द राइट टू टेक एन अडॉप्शन। द पर्सन गिविंग एन अडॉप्शन हैज अ कैपेसिटी टू डू सो। द पर्सन अडॉप्टेड इज केपेबल ऑफ बीइंग टेकिंग एन अडॉप्शन। द अडॉप्शन इज मेड इन द कॉम्प्लायंस ऑफ विच ऑफ द कंडीशंस को लेकर यहाँ पे पूछा गया है। ये जो है ना 1 2 3 इसको लेकर 9th क्वेश्चन। तो आप ये जब पढ़ेंगे ना तो ये ध्यान से पढ़ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन नंबर 6 हिंदू मैरिज एक्ट जो है, सेक्शन नंबर 6 हिंदू मैरिज एक्ट क्या बोलता है कि जो भी एक्ट डील करता है रिक्विजिशन ऑफ अडॉप्शन इज अंडर सेक्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 10 अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। अभी देखो ये 2019 का क्वेश्चन पूछा गया तलाक को लेकर, क्योंकि अब जो है सुप्रीम कोर्ट क्या करती है क्या नहीं, आप सबको लाइव सेशंस तो पता ही है। द आंसर वॉइड है, कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है। द आंसर इज ऑल दी अबाउ, क्योंकि इसका जो तलाक को लेकर हम सेक्शन नंबर 3 और इसकी पनिशमेंट को लेकर, डिक्लेरेशन ऑफ तलाक को लेकर सेक्शन नंबर 3 एंड 4 पनिशमेंट को लेकर बताया गया है। तो इसको पक्का पक्का पढ़ के जाइएगा। ऐसे नहीं हो तलाक इज नॉट वॉइड एंड इलीगल, ये सारी चीजें जो है आपको 2019 से क्वेश्चन है। सूट्स बाय इंडिविजुअल पर्सन आर डेड, अभी ये तो कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि जो ऑर्डर नंबर 33 ऑफ द सीपीसी आप लोगों को ये बताता है, इसलिए इसमें एक केस लॉ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस केदार इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 33 तो आपको पता है इंडिजन क्वेश्चन, लेकिन अगर क्वेश्चन इस साइटेशन पे आ गया तो ये साइटेशन भी याद। रेस गेस्टिक्स रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन इज डेल्ट। यार ये तो ना, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना एविडेंस एक्ट, तो ये छोटा छोटा बच्चा भी बताएगा कि सेक्शन नंबर 6 जो है रेस गेस्टिक फॉर्म अभी देखो इसमें ना, और ये रेस्ट गेस्ट एक लैटिन वर्ड है, लिटरली इसको बोलो तो थिंग्स डन। दिस इज कॉल्ड एज थिंग्स डन। ओके, और मैं आपको यह बताऊं कि हियर से एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, याद रखना ये बहुत बहुत इज नॉट एडमिसिबल। इसी में से आपको ये क्वेश्चन आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हैज लीगलाइज्ड लिविंग विल्स एंड पर्सिव अथॉन्सिया सब्जेक्ट टू द सर्टन कंडीशन ऑफ द केस। अभी देखो कितने सारे केसेस को पूछा गया है, अभी आपको केसेस ही नहीं बता रहेंगे तो इसके आंसर क्या करोगे, ढूंढते बैठोगे क्या वहां पर कौन सा आंसर आने वाला है। ठीक है, द आंसर इज कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन 2018 की केस लॉ है, वॉल्यूम नंबर 5 एससीसी पेज नंबर 1। इस केस में ये लैंडमार्क वर्डिक्ट था, जो वे ऑफ पैसिव इन सारी चीजों को लेकर, क्योंकि 2005 में ये कॉमन कॉज हुआ था। दिस वॉज अ कॉमन कॉज। ठीक है, ये कॉमन कॉज था, रजिस्टर्ड सोसाइटी फॉर द कॉमन वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसके लिए रिट फाइल की गई थी आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी 32 बोल दिया तो समझ में तो आ ही गया होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आर्टिकल 3110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट, अभी देखो डॉक्ट्रीन कौन सा है, तो ये जो डॉक्ट्रीन है डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर विद रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट, इसमें क्या था, सिविल सर्वेंट्स को लेकर विच ड्यूली अपॉइंटेड एज एसेंट। अब आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब यहाँ पे डॉक्ट्रीन पूछा गया है, आपने डॉक्ट्रीन पढ़ा है तो आपको इसका क्वेश्चन 100% मालूम रहेगा, क्योंकि आर्टिकल 310 जो है वो डॉक्ट्रीन ऑफ प्लेजर के बारे में बात करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 फॉर द टेन्योर ऑफ ऑफिस पर्सन्स सर्विंग द यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताया गया है। इसमें जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बताया गया है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो कि आर्टिकल 124 में आता है। जनरल के बारे में बताता है, ऑडिटर जनरल के बारे में, ऑडिटर जनरल आता है 148, राइट ना, हाँ 148, दिस इज 124 148। जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कम्स अंडर आर्टिकल कौन सा आता है, 217 एंड 218। चलिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अब मैं जो एडिशनल लिख रही हूँ ना यहाँ पे, इसमें से क्वेश्चन बनने वाला है इसीलिए लिख रही हूँ, ठीक है, आर्टिकल 324। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। राइट टू नो द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ द इलेक्शन फ्लो। अभी एंटीसीडेंट्स ऑफ द इलेक्शन का आर्टिकल 19 लास्ट क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे ना, इसमें ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है। इसमें से जो केस लॉ आपको देखनी है वो है AIR 2002 SC पेज नंबर 2112, जो कि केस लॉ है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ओके, तो ये देख के जाना पक्का। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द एक्सप्रेशन लिबर्टी फॉलोड बाय। अब ये जो प्रीएम्बल की बात करें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये सारी बातें तो हम लोगों को मालूम ही है। तो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन का पेज खोलते ही आपने अगर प्रीएम्बल नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, कुछ तो पढ़ा होगा आपने प्रीएम्बल के लिए। अगर ये सारी चीजें अपने को नहीं मालूम है तो वाया वी अ थॉट ऑफ एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप। ओके, 17th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंडर सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी कोड द ऑफेंस इज डन बाय द चाइल्ड। अब अगर आपने सेक्शन 82 ऑफ आईपीसी पढ़ा है तो नथिंग इज एन ऑफेंस ना, ये तो आपको पता है, कोई भी ऑफेंस नहीं होता। चलिए 18 आरवी दुबले वर्सेस स्टीफेंसन स्टैंड्स फॉर द प्रिंसिपल दैट। अब ये देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है। इसमें से आप देखेंगे ना, इनोसेंट कैन बी प्लीडेड और मर्सी, इसमें से कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि किलिंग एन इनोसेंट innocent life to save his own is not in defense and necessary cannot be pleaded as a defense against the murder। वैसे एक्चुअली आंसर एक्चुअली ये होना चाहिए, killing an innocent life, saving his own defense. It should not be this answer. Right answer is this 18 का। आप ये आंसर देख लीजिए, क्योंकि इसमें ना आरवी डुडले वर्सेस स्टीफेंसन का जो बात किया गया है, ये एक्चुअली जो केस लॉ है वो 1884 की केस लॉ है, और क्यूबीडी 273 कुछ ऐसा है, एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। किलिंग एन इनोसेंट लाइफ सेव्स इज नॉट अ डिफेंस, नो डिफेंस और नेसेसरी टू चार्ज अ मर्डर, ठीक है। 19 देख लीजिए, ऑन द फॉर्म ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 the joint Hindu family governed by Mitiksha law conferring the daughter conspiracy see co-partnery status by substituting new section 4। अब यहाँ पर सेक्शन नंबर 6 हिंदू सक्सेशन एक्ट को पढ़ा होगा तो 100% ये आपको डिवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कोपार्टनरी प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा, है ना। बर्थ ऑफ अ कोपार्टनर, इनके सेम राइट्स होते हैं। आ जाते हैं 20 सेक्शन नंबर 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, किसको रिलेट करता है, ये कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। अगर आपने सेक्शन नंबर 5 हिंदू मैरिज एक्ट देखा हुआ है, वो प्रोवाइड करता है ऑलरेडी, इस क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर है सेक्शन नंबर 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। 21 पे आ जाते हैं। अ मैरिज बिटवीन अ गर्ल ऑफ 21 years ऑफ मैरीज हर मैटरनल अंकल सन ऑफ 23 years इन अकॉर्डिंग्स विद द स्पेशल मैरिज। अब ये तो साला वाइड हो गया, क्यों, क्योंकि इसको अगर आपने सेक्शन नंबर 11 अगर पढ़ा है तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है।
22 पे आ जाता है, द नेशनल कमिश्नर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर, ये देखो 1988। देखो 1988 में क्या हुआ था ना, क्वेजी जुडिशियल कमीशन को लेके आए थे ये लोग 1988 में, ठीक है। इसको लेकर सेक्शन नंबर 21 किसका, कंज्यूमर का पढ़ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। चलिए 23, what is the limitation period applicable to three forums in entertaining a complaint under the Consumer Protection Act 1986? अब यहां पर 2 years from the date of cause of action has arisen। अरे यार सेक्शन नंबर 24A को पढ़ेंगे ना हम लोग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 18, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द यूनिलैटरल मॉडल लॉ and rules do not become a part of arbitration act so as to become an aid to construe the provisions of the act held in the case of। अब ये जो केस है यूनियन ऑफ इंडिया ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। अब सामने सामने है, आपको सामने सामने दिख रहा है, बता देती हूँ इस केस के बारे में कि ये जो केस था इन्होंने मॉडल लॉ रूल्स को लेकर, नो डाउट द प्रीएम्बल ऑफ द एक्ट सेज द एक्सपीरियंस टू मेक अ लॉ रिस्पेक्टिंग द आर्बिट्रेशन and concealing into the account of settled model laws and rules. It cannot be said that each and every provision of model law rules forms a part of the act. चलिए 25th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 क्लॉज 4 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन राइटिंग एंड कंटेन। अब ये तो डॉक्यूमेंट साइन होता है, एक्सचेंज भी होता है, एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द क्लेम भी होता है, ये तो ऑल ऑफ द अबाव। इसको लेकर सेक्शन नंबर 7 आप जब पढ़ रहे हैं तो 100% ये सारा का सारा दिया हुआ है वहां पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बिफोर 26, waiver of the right to object the deviance from the arbitration agreement is mentioned under the arbitration of the conciliation। अब यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी सेक्शन नंबर 4 जो है आर्बिट्रेशन ऑफ कंसिलेशन एक्ट जो वेवियर ऑफ राइट के बारे में बताता है। 27, the plea bargaining is applicable only in the respect of those offenses which are punishment for the imprisonment up to the period of। अब प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर अगर नहीं पढ़ा है ना तो जरूर पढ़ना, मैंने तो मेरे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, वो तो 100% इसको मतलब आंसर भी करेंगे। मैंने आपको चैप्टर भी लिख के बता दिया कौन से चैप्टर के अंदर है, अंडर सीआरपीसी। 100% पढ़ना, प्ली बार्गेनिंग से अच्छे से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। 28, फॉर्म अ प्लेन रीडिंग from section 195 CRPC, it is a manifest that it comes into the operation at the stage when the court intends to take a cognizance of an offense under section 191 of CRPC, and it is nothing to do with the statutory power of the police to investigate into an FIR which disclose a cognizable offense। In other words, the statutory power of the police to investigate under the code is not any control of circumstances by section 195 CRPC। अब ये जो आपने यहाँ पे पढ़ा इस केस को लेकर अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली इसका आंसर तो आपको आना ही चाहिए। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्टेट ऑफ इसमें ये क्वेश्चन कैसे मिसिंग है, स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब। एक्चुअली इसका आंसर ये है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस राज सिंह। ऐसा है, ये थोड़ा सा ना इन्होंने इनकरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्म किया है, ठीक है, शायद इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे दिख रहा है आपको, और ये 1998 की ही केस लॉ है तो देख लीजिएगा। 29, अनुराधा बसीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया on 10th of January 2020 relates to a challenge on the article 32 of the constitution seeking the issuance of the appropriate rate up for setting aside orders। अब the government which a private property actually ना इसका for setting aside orders of the government by all the modes of communication, the answer should be including internet, ये सब होना चाहिए, यहाँ पे आंसर ही गलत है, आंसर ही रॉन्ग है, ठीक है। द आंसर इज फॉर सेटिंग असाइड द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट by
which all modes of communication including इंटरनेट, देखो कैसे क्वेश्चन ने अपने को धोखा दे दिया इधर, हैव बीन शट डाउन इन JNK। अब देखो ये 2020 का क्वेश्चन है आप, तो इसको आप सोचिए कि कहां से कहां पे आ गए हो आप। ये 2020 का जो केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इसको बताया हुआ है, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इनको अप्रोप्रिएट रेट फाइल की गई सेटिसाइड कॉशिंग ऑर्डर लेने के लिए। तो ये अगर मोबाइल और इंटरनेट को लेकर अगर ये क्वेश्चन आपको पता रहेगा, सभी को पता है क्योंकि ये 2020 की बात है और उस समय लॉकडाउन चल रहा था एज गुड एज, तो पता तो होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, सेक्शन 66A ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वाज स्ट्रक डाउन, आर्टिकल 19A रेड विद एन आर्टिकल 2 इन द केस ऑफ। अब ये जो केस है ना श्रेया सिंह सिंगाल, इसका केस हम लोग आगे भी देख के हैं। सिमिलरली देखो 66A का रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो ध्यान से इसको डन कीजिएगा। Article 145(3) of the Indian Constitution state the minimum number of judges who are in to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution as for the purpose of hearing, referring under the Article 143 shall be। अब इसको लेकर जो आंसर है इट्स 5, बिकॉज इसमें मिनिमम नंबर ऑफ जजेस के बारे में बोला गया है। सिमिलरली इसको अपन आर्टिकल 145(3) में सेम ही पढ़ेंगे जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 32, अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट जीरो कूपन बॉन्ड मींस अ बॉन्ड। अभी जीरो कूपन के लिए पूछा गया है, देखो issued by the infrastructure 2005 की बात, respect of the benefit received which of the central government notification official gazette। द आंसर इज ऑल दी अबाउ, क्योंकि आपने अगर इनकम टैक्स एक्ट को नहीं पढ़ा है ना, मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, इसको तो पढ़िए वरना तो लटक जाओगे, ढूंढते रह जाओगे वहां पर, बुक खोलते खोलते दिमाग खराब होता है। प्रोविजन रिलेटिंग टू जीएसटी आर इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जीएसटी को रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 100 फर्स्ट एक्ट, यस 2016 का एक्ट है। ओके तो यहाँ पर द कॉन्स्टिट्यूशन 100 2016, इसमें जीएसटी 1 जुलाई 2017 के बारे में बताया गया है, क्योंकि गुड्स एंड सेल्स टैक्स भी आया था। आप लोगों को पता होगा कि मोदी जी ने ये सारे सारे टैक्सेस जो हमारे ऊपर जो लगाए हैं, तो इस बारे में 2017 में जो आई थी 2016 के अकॉर्डिंग। 34, द यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये सारे के सारे हैं, क्योंकि लोकल स्टैंड इज रिलैक्स्ड एंड मेड फ्लेक्सिबल इन द PIL। ओके इसको लेकर एक सुप्रीम कोर्ट का जो केस लॉ है उसे जरूर पढ़ के जाइएगा। यूनियन पीपल्स यूनियन, दिस केस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस क्या था, यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए इसको पढ़ के जाइएगा। 35, the petitioner and a professional of a political science who has done a substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of the constitutional provision challenged the practice followed by the state of Bihar in repromulgating a number of ordinances without giving the approval of the legislature. The court held that the petitioner, a member of public with a sufficient interest, maintained the Article 32। अब देखो इतने सारे हैवी टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर आप पढ़ते रहोगे तो आंसर कब दोगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ तब वहां पे ढूंढते रह जाओगे। ऐसी गलती मत करना, ये पेपर्स को सॉल्व 100% करके जाओ, मतलब जाओ। इसको आपने AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ में पढ़ा है। By the legal wrong or legal injury is caused to a person to determine a class of person by the reason of violation of any constitutional or legal right, or any burden is imposed in the contravention of the constitutional or legal provision without authority of the law, any such legal wrong or legal injury or legal burden is threatened to such person determined class of the court. The court for relief, any member for the public can maintain an application for an appropriate direction, order a writ in High Court under Article 226 in case of fundamental rights of such person and determined class of person in a court. Article 32 seeking a judicial redress for the legal wrong and legal injury caused such person to determine जस्टिस भगवती। अब जस्टिस भगवती, आप सिर्फ जस्टिस भगवती पढ़ के अगर आंसर लिख के आए ना, तो मैं तो आपको बोल रही हूँ कि 100% वाट लगेगी। और मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ,
इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ना और अपना टाइम वेस्ट करना, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा पढ़ के जाइए। मैं बोल रही हूँ मतलब कुछ तो जरूर है। एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1982 की केस लॉ है, ठीक है, 1982 केस लॉ है, SCR पेज नंबर 365। ओके, चलिए। इंप्रेशन ऑफ कॉम्पेंसेटरी कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम और डिफेंसेस आर डेल्ट अंडर। अब यहाँ पर अगर आपने इस सेक्शन 35A ऑफ सीपीसी आपने पढ़ा होगा तो सिमिलरली आपको मालूम है। 38 विच ऑफ द प्रोविजन ऑफ सीपीसी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस ऑफ द अपॉन द डिफेंडेंट, यार ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ऑर्डर नंबर 5, रूल नंबर 20 सब्स्टिट्यूट सर्विस की बताते हैं, क्योंकि आजकल तो देखा जाए तो फेसबुक के ऊपर तो नहीं अलाउड है ना। व्हाट्सएप चलता है क्या? यस चलता है। जीमेल चलता है क्या? हाँ चलता है। तो दिस इज द सब्स्टिट्यूट सर्विस टॉकिंग अबाउट। 39 पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट मीन्स एनी सॉलिड और लिक्विड gaseous substances present in the concentration as may be tend to be injurious environment। ठीक है, इसको लेकर सेक्शन नंबर 2 के बी एनवायरमेंट एक्ट में दिया गया है। चलिए 40 क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कैन नॉट एक्सरसाइज इट्स ओन जुरिसडिक्शन विद रेफरेंस टू। अब यहाँ पर मैं आ जाऊं, देखो पहले मैं कितना स्लो जा रही थी, अब मैं कितना फास्ट जा रही हूँ, तो हम पेपर में भी ऐसे ही मरते हैं। आई एम सॉरी। द इसका जो वाइल्ड लाइफ का जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये वाइल्ड लाइफ की भी बात करता है, शेड्यूल ट्राइब्स की भी बात कर रहा है, जिसको हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1972 में ऑलरेडी आप जान रहे हो। ठीक है, सेक्शन नंबर 14 के 1 में आप इसको जरूर देखना, क्योंकि शेड्यूल के बारे में दिया गया है, शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। तो प्लीज रीड इट वंस, बिकॉज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज स्पेशलाइज्ड बॉडी, इसको 2010 में लाया गया था। ठीक है, सो रीड इट वंस। सी द क्वेश्चन गो सो बाउंसर व्हेन यू रीड इट। An attempt to acquire a sensitive information such as a user's name, password, or credit card details, a master keying as a trustworthy entity is an electronic communication known as। अब इसको लेकर है ना, दिमाग का धजिया तो मेरा भी हुआ था, क्योंकि this was little difficult for me to attempt, क्योंकि finishing is an attempt to acquire a sensitive information such as username, password, credit card details by mastering a trustworthy entity in electronic communication की बात की जा रही है, तो इसको डेफिनेटली देख लेना, है ना। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर। अब ये तो भाई इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरा सा भी पढ़ा होगा तो आपको अंदाजा तो इसका 100% होना चाहिए, बिल्कुल। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंडेमनिटी बॉन्ड के बारे में बताता है। अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनिटी बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स व्हिच अ सी में टेक अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन सम ऑफ 200 रुपीज की बात की गई। दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसको पढ़ के जाइएगा, इसीलिए बता रही हूँ। 43 पीक वर्सेस क्योनी इज अ फेमस केस रिलेटेड टू, देखो ना यार कितना इंपॉर्टेंट केस है ये फ्रॉड को लेकर। इसको ये केस कभी का है, देखिए ना, 1873 LR 6HCL पेज नंबर 377। सो दिस इज द केस। यार मेरे को भी ये केस बहुत पुराना था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू आंसर। तो हम अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो ये आंसर आप डेफिनेटली कर सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Let us move 44. Which of the provision under CRPC 1973 deals with the procedure to be adopted a magistrate to record a confession and a statement? तो ये तो ना बच्चा बच्चा भी जानता है, अगर तुम नहीं जानते तो क्या जानते हो। सेक्शन नंबर 164 की बात कर रहा है, जिसमें प्रोवाइड करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन, है ना। चलिए इसको पहले भी पेपर में हमने अटेम्प्ट किया है। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी डन अंडर डैश CRPC। अगर अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो 83 के 1 में हमने ये पढ़ा है, तो डेफिनेटली आप देख लीजिए। और 82 में भी कुछ तो हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो 83 और 82 आपको कंफ्यूज करेगा, तो दोनों देख लीजिएगा। 46 मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ अक्यूज अंडर डैश ऑफ द CRPC। तो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 205। अगर आपने 205 का 1 पढ़ा है तो मैजिस्ट्रेट डिस्पेंस कर सकता है पर्सनल, क्योंकि वो इशारे करता है, देखता है, डेंजरस लुक्स देता है। चलिए अंडर 70 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वेयर द पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग
for a person who delivers anything to him not intending to the gratuitously, such other persons enjoy the benefit thereof. The later is bound to make a compensation to the former in respect of restore the things done and derive the principle is known as. अब ये जो क्वांटम ऑफ मेरिट जो प्रिंसिपल दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 70 जो आप लोगों के सामने है ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसको द ब्लैक लॉ डिक्शनरी अगर आप देखोगे तो उसमें क्वांटम ऑफ मेरिट के बारे में बताया गया है। क्वांटम ऑफ मेरिट इज अ लॉफुल एक्शन दैट इज बेस्ड ऑन इक्विटेबल कंपनसेशन। 48 एग्रीमेंट क्या होती, अगर एग्रीमेंट क्या होती ये नहीं पता तो आप पढ़िएगा भी मत फिर, ठीक है। अ प्रोमिसर set of a promises for consideration of each other, सेक्शन नंबर 2 के ई में पढ़ा है। चलिए 49th अटेम्प्ट करते हैं। अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट एक्सप्रेशन लैंड इंक्लूड्स। अब एक्सप्रेशन लैंड इंक्लूड को अगर आप बोलेंगे तो दिस ऑल दी अबाउ, इसको 3A ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट में जरूर देख लीजिएगा। 50 टेम्पररी ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट एंड अरेबल लैंड प्रोसीजर विद व्हेन द डिफरेंस ऑफ कंपनसेशन एक्सिस्ट आर प्रोवाइडेड अंडर 35 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट। 35 ऑफ द लैंड एक्विजिशन एक्ट ये एक्चुअली जो है ये सिमिलर प्रोविजन दिया गया है सेक्शन नंबर 81 के अंदर, राइट टू फेयर कंपनसेशन, ठीक है, राइट टू फेयर कंपनसेशन के अंदर। तो ये कंफ्यूजिंग है यहाँ पर। तो 51 अंडर द पेटेंट्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पेटेनेबल। अब ये तो सारे के सारे हैं, तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबाउ। देखो मैंने आंसर ही नहीं लिखा यहाँ पर, इसको लेकर सेक्शन नंबर 3 में दिया गया है पेटेंट्स एक्ट। चलिए ऑल ऑफ द अबव वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट, इसको लेकर हमने लास्ट भी ये किया है। देखो रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो देख के लीजिए, और इस क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। 53 द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन द केस ऑफ विच वाज दैट केस। यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। देखो 2017 18 19 से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वाट लग जाएगी तुम्हारी, मैं कह रही हूँ 2018 के वॉल्यूम नंबर 10 SCC पेज नंबर 1, इसमें ये दिया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को बारे में बात बताता है। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनका ऑब्जेक्ट जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर था। तो दिस वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। तो देखिए मैंने अब जो भी क्वेश्चंस लिए सब लेटेस्ट से पूछा गया है, तो आप तैयार रहिएगा। द प्रोविजन ऑफ IPC अप्लाई टू द ऑफेंस कमिटेड। IPC तो यार ये सब पे ही अप्लाई होता है ना, क्योंकि सेक्शन नंबर 4 ऑफ IPC अगर आपने पढ़ा है तो मालूम होना ही चाहिए। चलिए 55th क्वेश्चन जो है द प्रोविजन ऑफ IPC ऑल्सो एनी ऑफेंस कमिटेड, ये तो मैंने ऑलरेडी 50 ओके कमिंग टू 55 54 ऑलरेडी बताया मैंने। 55 द डेफिनेशन मनी अंडर GST लॉ डज नॉट इंक्लूड। अब करेंसी को लेकर अगर आपने देखा होगा, करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्टिक वैल्यू, जिसको हम लोग सेक्शन नंबर 2 के 75 GST एक्ट जो है 2017 उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। 56 अंडर आर्टिकल 279A GST काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय। देखो इज द टफेस्ट पेपर, आई एम टेलिंग यू वाला, ये बहुत टफ पेपर है, तो थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, देखिए उसके ऊपर डिपेंड रहना मत, नहीं तो लटक जाओगे, वार आपके ऊपर लग जाएगा। द प्रेसिडेंट जो कि आर्टिकल 279 के A1 में दिया गया है, ठीक है। 57 द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर। अब ये डेफिनेशन ऑफ डिफाइंड अंडर ये भी बताऊं मैं, चलिए बता देती हूँ। सेक्शन 2 के H में दिया गया है, ज्यादा नहीं बताऊंगी। 58 बोलता है अमॉन्ग अदर of the functions of the Bar Council of India includes laying down the standard of professional conduct equit for advocates under the section of Advocates Act। अब ये सेक्शन 7 जो है यहाँ पे 1 होना चाहिए, B होना चाहिए ऑफ एडवोकेट्स एक्ट। तो इस बारे में आप देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड प्रोफेशनल के बारे में बताता है। 59 अकॉर्डिंग टू जस्टिस अबाउट पेरी वेयर आर द 7 लैम्प्स ऑफ द एडवोकेसी। अरे बाप रे, देखो कितना हार्डेस्ट क्वेश्चन ये जो है ये पूछा गया है इसके अंदर। द ऑनेस्टी करेज, हार्डेस्ट नहीं सबसे इजी है, लेकिन इसको पढ़ोगे आप, ठीक है। ऑनेस्टी करेज इंडस्ट्री विद इक्विवेलेंस जजमेंट एंड फेलोशिप। अब यहाँ पे ये 7 लैब्स जस्टिस कृष्णा अय्यर ने दिया था। हाँ, ये जस्टिस कृष्णा अय्यर, इसने ये इन्होंने ये बुक प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ एडवोकेसी के बारे में इन्होंने
एक टैक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल क्वालिटी के बारे में बताया था, प्रिंसिपल ऑफ एडवोकेसी के बारे में बताया था, तो पढ़ के जाइएगा। चलिए, 60 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी। मिनिमम डायरेक्टर्स यार, इसको अपन सेक्शन 149 के 1 ऑफ कंपनीज एक्ट में ही पढ़ेंगे ना, और कहाँ पढ़ोगे। 61 पे आ जाते हैं। एन एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू द अदर कंपनी मीन्स व्हाट? अ कंपनी in which that the company influence but not a subsidiary company of the company having such influence and includes a joint venture company। ये जो है इसको आप पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2K6 ऑफ कंपनीज एक्ट। चलिए, 62 विज मेजर मीन्स। विज मेजर मीन्स इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ गॉड। पिक्चर देखी होगी, इसका बारे में आपको मालूम ही होगा। अर्थक्वेक वगैरह जब ये आता है, विज मेजर एक लैटिन वर्ड है जिसको बोलते हैं सुपीरियर फोर्स। If known to this, then 63 according to the classical doctrine of act of the state in law of tort means। अभी देखो, tort से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से जो भी है नहीं लग रहा, एक्ट ये भी नहीं लग रहा, सोवरीन पावर नहीं लग रहा। द आंसर इज नन ऑफ द अबव, या एक्ट ऑफ सोवरीन पावर ऑफ कॉन्ट्ररी। ओ नहीं, आंसर ये है द एक्ट ऑफ, ये लग रहा है सोवरीन पावर ऑफ द कंट्री दैट कैन नॉट बी चैलेंज कंट्रोल एंड बाय अ म्युनिसिपल कोर्ट। ओ माय गॉड, ये फ्लेचलर जो है ना, जो लास्ट हमने ये केस लॉ देखी थी, उसमें से लिया गया है। फ्लेचर, मॉन्टलिन, एलजे इन सलमान, खानों का खान सलमान वर्सेस सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखिएगा, देखिए मैं ही यहाँ पे कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मुझे लगा जुडिशरी कंट्री पावर ऑफ सोवरीन भी नहीं आता, लॉ ऑफ टॉट के अंदर एक्ट ऑफ सोवरीन पावर ऑफ द कंट्री दैट कैन नॉट बी चैलेंज कंट्रोल इन्फर्ड विद अ म्युनिसिपल कोर्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हाल बहुत बुरा है। इन टॉर्ट्स ऑल पर्सन हुज एड एंड काउंसिल और डायरेक्ट और जॉइन द कमिटेबल ऑफ अ रॉन्ग एक्ट इज नोन एज, अरे, जॉइंट टॉर्ट फेसर्स। अब इसमें क्या हुआ था ना, जॉइंट ये वो पर्सन होते हैं जो एक सेम डैमेज करते हैं, कॉमन डिजाइन रखते हैं। तो इसको आप देख लीजिएगा, सेक्शन नंबर 34 ऑफ आईटीसी में भी इसका जिक्र किया गया है। ओके, चलिए 65 पे आते हैं। सेक्शन 105H ऑफ सीआरपीसी डील्स विद, अब यहाँ पे फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की बात कर रहा है इन सर्टेन केसेस, है ना। 105H पढ़ा होगा तो डेफिनेटली मालूम होगा, इस चैप्टर को आपने छोड़ दिया है तो भूल जाइए। बार ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस आफ्टर द लैप्स ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब मैं आपको बता दूं कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है 468 के अंदर दिया गया है, बराबर ना, लेकिन इसमें से कुछ भी करेक्ट नहीं है। हाँ, यस, 468 में दिया गया, आंसर ही मैंने पहले ही बता दिया कि ये 468 में दिया गया है। डिक्री होल्डर का मतलब क्या होता है यार? डिक्री होल्डर का मतलब होता है एनी पर्सन जिसके फेवर में डिक्री आती है ना। हम लोग इसको लेकर जो अपन पढ़ते हैं, तो ऑफकोर्स हम सीपीसी के सेक्शन नंबर 2K3 में पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड्स फॉर वुमेन। अब यहाँ पे हिंदू सक्सेशन की बात फिर से बताई गई है, तो ये कोपासनी, इनहेरिटेंस, सेल्फ एक्वायर्ड, एग्रीकल्चर ब्रदर्स, ऑल दी अबव इज द राइट आंसर। ये अमेंडमेंट आई थी जो बेस थी 174th रिपोर्ट पे आई थी। हाँ, ये अमेंडमेंट आई थी, देख लीजिएगा। चलिए, 69 सेक्शन नंबर 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स। अब सेक्शन नंबर 69 जो है कस्टडी फॉर द चिल्ड्रन, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस को लेकर जो यहाँ पर बताया गया है, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस, जो कि अपन सेक्शन नंबर 25 में पढ़ते हैं। 70 a Hindu wife have been living with her children and the children has been brought up by her without any assistance of help the husband of many years, the wife entitled to separate residence and maintenance। देखो क्या तो मस्त क्वेश्चन पूछा गया है यार, ये तो झटाक सा क्वेश्चन है। ये 18 का सी जो है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के बारे में बताता है, या फिर 18(2)A ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट के बारे में बताता है, जहां पर वाइफ एंटाइटल टू लिव सेपरेटली ही इज गिल्टी ऑफ डेजर्शन, या ऐसा कुछ होगा, जिस वजह से उसका कंसेंट और विलफुल नेग्लेक्ट होने के वजह से इसका मेंटेनेंस की बात यहाँ पे बताई गई। 71 प्रोविजन रिगार्डिंग द फाइलिंग ऑफ सूट्स बाय एलियन अंडर द कोड ऑफ सीपीसी 83 पढ़ा होगा तो 100% पता होगा सीपीसी। ठीक है,
Coming to 72, an order issued under the code under the CPC 1908 21 rule. अब मैंने 21 का ना पूरा पूरा ऑर्डर्स पढ़ाया हुआ है. अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल खोल के देखेंगे तो सारा का सारा ऑर्डर 21 रूल पूरा का पूरा मैंने बताया हुआ है. गार्निशी ऑर्डर, इस गार्निशी ऑर्डर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं. सेक्शन 88 रीड विद ऑर्डर 35 ऑफ द कोड सीपीसी डील्स विद. अब इसको ना इंटरप्लीडर सूट बोला जाता है और इसमें मैंने सीपीसी के अंदर सारे के सारे बताए हैं कि कैसे किए जाते हैं, इसको कैसे याद करने का भी ट्रिक बताया है. 74 एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्रीराम फूड फर्टिलाइजर्स केस इज रिलेटेड. एमसी मेहता के केस को लेकर कौन नहीं जानता है यार, ये तो छोटा बच्चा भी जानता है एमसी मेहता के केस को, है ना. वॉल्यूम की गैस लीक को लेकर 1987 की केस लॉ है, सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1086, इसको देखिएगा. के ए के कृपक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये किसको रिलेट करता है? लाइवलीहुड टू बायस, यस, क्योंकि ये एक केस है जो आपको सामने है. ये AIR 1970 का केस है, सुप्रीम कोर्ट 150, ये लैंडमार्क जजमेंट है. इस डेवलपमेंट केस के ऊपर बहुत कुछ दिया गया था. 76 जुडिशियल कंट्रोल टू द डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में भी एक्सरसाइज ऑन द ग्राउंड ऑफ. अब जुडिशियल को लेकर मैं आपको बता दूं कि ऑल ऑफ द अबाउ, क्योंकि जुडिशियल कंट्रोल जो है इट्स अ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक्सरसाइज अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को लेकर यहाँ पे जो बोला गया है, तो ये सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है. 77 के आ जाते हैं. द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा. अब ये तो यार सेक्शन नंबर 11 रेस जुडिकेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा, निमोदेव पेक्सेरी प्रो, ये सब आपने पढ़ा है कि नो मैन शैल बी पनिश्ड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, है ना. 78 पे आते हैं. सेक्शन 14 ऑफ द सीपीसी डील्स विद. सेक्शन नंबर 14 को लेकर ये प्रिजम्पशन फॉर जजमेंट्स की बात की गई है. तो प्रिजम्पशन ऑफ जजमेंट जो है वो फॉरेन जजमेंट की बात कर रहा है. तो फॉरेन जजमेंट को लेकर आपने सीपीसी में देखा होगा 100%. ये क्वेश्चन बहुत इजी है. ए रिसाइडिंग इन दिल्ली पब्लिशेस इन कलकत्ता स्टेटमेंट अ डिफॉर्मेटरी ऑफ बी में सू ए कहां पे करेगा भाई? आइदर इन कलकत्ता. इस सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, देखिए आप. 80 is an accused of waging war against the government of India and taking a part in the armed insurrection in which the property is destroyed, troops are attacked, and the goals are broken open. The occurrence of this fact is relevant as forming the general transaction, though it may not be present all the time under this section of IP Indian Evidence Act. इसके अंदर जो इंडियन एविडेंस एक्ट को लेकर सेक्शन नंबर 6 जो है आपने पढ़ा है रेस गेस्टे, क्योंकि ये सेम ट्रांजैक्शन के बारे में बता रहा है, सेम चीजें बता रहा है ना. तो सेक्शन 6 इज द राइट आंसर. 81 सेक्शन 110 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील किसके साथ करता है यार? ये तो जो है ना बर्डन ऑफ प्रूफ एज टू ओनरशिप 110 पढ़ा है तो मालूम ही होगा. 113A ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको भी देखो आपने पढ़ा होना ही चाहिए, क्योंकि ये प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की बात करता है बाय अ मैरिड वुमेन. अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है ना तो प्लीज इसको पढ़ लीजिए. दिस वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 113A. चलिए 83 पे आ जाते हैं. मेंस पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द क्वेश्चन इज वेदर मेंस पर्पस यानी जुडिशरी यार. द क्वेश्चन इज वेदर A owes B ₹10,000 which of the following statement are relevant under Indian Evidence Act. The answer is all of the above, क्योंकि इसका जो इलस्ट्रेशन है सेक्शन नंबर 8 के इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है. 84 so much of the information whether it amounts to confession or not so as to relate distinctly the fact thereby discovery by the police act may be proved under. देखो इसको अगर आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो ये 100% आंसर आप करोगे, क्योंकि सेक्शन 27 में जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होगी अक्यूज को प्रूव करनी पड़ेगी. चलिए 85 पे आ जाते हैं. व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन अपॉन द पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ और साइंस और आर्ट, identify handwriting, finger impression, opinion upon the point of person specially skill in a foreign law, science or question to identify the handwriting, finger impressions or relevant facts, this is under dash section 45 section, जो कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स के बारे में बताता है. ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स तो मालूमात तो होना ही चाहिए. 86 इंडिया इज अ भारत शल बी. अभी ये ना क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो मालूमात होना चाहिए. एमसी मेहता का केस देखो फिर से रिपीट किया गया है. एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको लेकर जो 87 जो मैंने आपको आगे बताया
तो आंसर इज इन एस्केप ऑफ द टॉस, जो गैस को लेकर अपन ने वहां पे डिस्कस किया था, तो वही केस है। सिमिलरली इसको एक बार देख के जाइएगा, रेलिंस वर्सेस फ्लैक्चर का भी केस है इसके अंदर, वो भी देख के जाइएगा। 88 mere illegality to strike does not per से spell unjustifiably जस्टिस कृष्णा अय्यर नेम ऑफ द केस। अभी कृष्णा अय्यर को लेकर हमने आगे भी देखा, मैंने आपको आगे भी बताया था। ये जो है गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील मजदूर सभा का केस है, जो 1980 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1896 में डिस्कस किया गया है। 89 पे आ जाते हैं। अ वर्कमैन अग्री बाय द ऑर्डर ऑफ डैश may directly make an application to the labor court or a tribunal for adjudication of the dispute of the court. Tribunal is empowered to adjudicate the dispute as to have referred to the appropriate government. ये जो है dismissal, discharge, retrenchment of the termination of the service, इसको आप पढ़ लीजिएगा सेक्शन नंबर 2 के ए में, वन ऑफ द इंडस्ट्रियल, है ना, वही है ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। हाँ, 90 इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ऑफेंस ऑफ सेडिशन वाज इशूड। अब सेडिशन को लेकर हमारी लास्ट 120 और जो अपन ने लास्ट इसमें पढ़ा था, तो द आंसर टू दिस क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक, देखो ये कितने की केस लॉ है और कब पूछी गई है, ये 1917 की केस लॉ है, और इसका जो वॉल्यूम है 19 बॉम्बे एलआर का केस है, पेज नंबर 211। यहाँ पर 124A आईपीसी जो बाल दिंगर चार्ज हुआ था उनको लेकर यहाँ पे सब कुछ बोला गया। फेडरल कोड इन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस किया गया। नरेंद्र दत्त वर्सेस मजूदार वर्सेस किंग ऑफ एम्परर को भी डिस्कस किया गया है, और केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस को भी यहाँ पे डिस्कस किया है। तो देखिए कितना लॉजिकल क्वेश्चन है। डेलिब्रेट एंड malicious act intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious benefits under the offense of 295A। द आंसर इज 295A, और ये आईपीसी में ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। 92 पे आ जाते हैं। अंडर 29 सीआरपीसी द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय द लॉ एक्सेप्ट, ये तो सभी सेंटेंस पास कर सकते हैं। आंसर तो यही होना चाहिए यार, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि सेक्शन 29 के 1 में ये सब अपने को दिया गया है। चलिए 93 पार्लियामेंट में स्टैब्लिश बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये पार्लियामेंट का जो है 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स अंडर डैश कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है अजॉडिकेशन ऑफ द ट्रायल बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स ऑफ डिस्प्यूट्स। देखो ये सारी चीजें क्या उधर ढूंढते रहोगे क्या, ये लाइन ढूंढते रहोगे क्या, लटक जाओगे, पढ़ के जाओ, नॉलेज रहेगा तो ही सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो कितना बाउंसर जाने वाले क्वेश्चंस है यहाँ पर। सेक्शन नंबर 7 बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज लेड डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल इक्विटेबल। सेक्शन नंबर 7(1) ऑफ द एडवोकेट एक्ट में आता है, क्योंकि इसमें जो फंक्शन ऑफ बार काउंसिल होते हैं वो ले डाउन करते हैं प्रोफेशनल कंडक्ट। इसको लेकर अपन ने आगे भी देखा। 95 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज अ पावर टू मेक, यस बार काउंसिल वो है, तो सब सब पावर्स तो है ना उसको बनाने के लिए, जिसको अपन 49 के देखेंगे। एडवोकेट्स एक्ट, ए एक्ट 1961 में। चलिए 96 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। XYZ jointly promised to pay A an amount of rupees 50,000. Subsequently, XY became untraceable. Can A compel Z to pay? A can under section 43. अब ना यहाँ पे जो सेक्शन 43 अरे यार ये तो बहुत ही इजी आंसर है, लेकिन इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्या? नहीं यार बहुत इजी है। इसको हमने सेक्शन 43 में थोड़ा रिकॉल कर रही थी, क्योंकि सेक्शन नंबर 43 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये जो पैरा 49 है उसमें हमने ये पढ़ा था। तो देखो कहां से क्वेश्चन आया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 43 के पैरा नंबर 1 से लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे 49 है ना, तो 43 होना चाहिए। हाँ 43 में दिया गया है। 97 delivery of goods by one person to another for some purposes upon the contract, they shall, when the purpose is accomplished, be returned or disposed of according to the direction of the person delivering them.
दिस प्रोसेस इज टर्म एज, अब इसको जो 97 के अंदर ये प्रोसेस के जो बारे में जो बता रहा है, ये बेलमेंट की बात कर रहा है, जो कि हमने सेक्शन नंबर 148 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी देख रखा है। 98 सेक्शन 140A, अभी देखो ये इंसर्ट किया गया है इस 2018 के अमेंडमेंट से पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। तो ये पावर ऑफ द कोर्ट जो है टू एंगेज एन एक्सपर्ट्स, देखिए इसको सेक्शन नंबर 14A के अंदर इंसर्ट किया गया था 2018 में। 99 सेक्शन ऑफ 265AL चैप्टर नंबर 21A ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट डील्स विद, अब ये अगर नहीं पढ़ा ना, तो मैं घड़ी घड़ी बोल रही हूँ कि इस चैप्टर को पढ़ना, प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100 क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 100th क्वेश्चन बोलता है सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर्स इज डील अंडर सेक्शन, ये 110 जो है सीआरपीसी, अगर पढ़ा होगा ना तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ना एवे ही आ जाएगा। इट्स वेरी वेरी इजी। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरी एआईबी स्टूडेंट। आई होप आप एआईबी बन क्लियर करोगे, तो ही तो आप हमारे बार्स में दिखोगे और आप विद फ्लाइंग कलर्स। आई ब्लेस यू ऑल फॉर योर एग्जाम, ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी प्रॉब्लम है, मेरा फोन नंबर ऑलरेडी है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मैं आपको हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, गॉड ब्लेस अस ऑल एंड आई विश यू ऑल